when single source is used to produce wave front or waves, then source is known as monochromatic. Second बेटा incoherent. Two or more sources which produced waves or wavefront of different amplitude frequency, wavelength in different phase are known as incoherent. क्या कहते हैं उसे? इनकोहेरेंट सोर्स. क्योंकि ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है और मुझे बेटा जो जरूरत है वो होती है किसके लिए? कोहेरेंट सोर्स के लिए. तो अब जो कंडीशन है बेटा वो है मेरी थर्ड, उसे कहते हैं बेटा कोहेरेंट सोर्स. टू और मोर सोर्सेस which are produced waves or wave front of the same amplitude, same frequency, same wavelength and in the same phase are known as coherent source. And this is due to the principle of superposition. इसकी वजह से बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से ऐसा पॉसिबल है. तो तीन तरह के सोर्स होते हैं. एक सिंगल सोर्स को मोनोक्रोमेटिक कहता हूं. दो या दो से ज्यादा ऐसे सोर्स जो वेव जनरेट करते हैं जिनकी वेवलेंथ, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनके सब डिफरेंट होते हैं और जब सेम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स. अब बात आती है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके मैं कोहेरेंट बीम निकालूंगा, कोहेरेंट वेव निकालेंगे. तो क्या है बेटा? पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कोई दिक्कत बेटा किसी को? अंजलि? यस सर. कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर. बड़ा सोच समझ के बोल रही है. तो बेटा जी क्या है? पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
क्या कहता है ये? दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इंपोज होने का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा वेव एक ही पॉइंट से पास होती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उन वेव्स को मैं सुपर इंपोज कहता हूं। और उस टाइम का जो जो प्रोसेस चलेगा उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां पर कोई भी इमेज, अब से पहले मैं जितनी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा था, एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी, तो दो वेव के इंटरसेक्शन से, जब तक वेव सुपरपोजिशन में नहीं आएगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तब तक कोई इमेज नहीं बनेगी। आप मुझे अपने सेल फोन पर या लैपटॉप पर देख रहे हो, मैं जो लिख रहा हूं उसे आप देख रहे हो, आपको मैं देख रहा हूं, वो सारी पॉसिबिलिटीज केवल एक रिस्पॉन्स होता है सुपरपोजिशन का। वेव किस तरह से सुपर इंपोज होती हैं, और उस सुपर इंपोजिशन से पिक्सल्स जनरेट होते हैं। जब ऐसे दो वेव इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां एक पिक्सल जनरेट हो जाता है, और उन्हें बेटा यहां नाम देते हैं फ्रिंजेस। फ्रिंज का बनना, आपने कभी अपना फोटोग्राफ देखा होगा। फोटोग्राफ को जब आप सेल फोन में उसे जूम करते हैं तो पिक्सल्स होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर से दिखने लगते हैं, और वो ज्यादा जूम करोगे तो वो फट जाते हैं, आपका चेहरा अजीब सा लगने लगेगा। जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे, जितनी वेव ज्यादा सुपर इंपोज करेंगी, उतनी ही इमेज क्या होगी, क्लियर बनेगी। तो यहां किसी की भी इमेज की फॉर्मेशन केवल सुपरपोजिशन डिसाइड करता है। और वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, हम इससे पहले भी ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। जब दो या दो से ज्यादा वेव एक ही पॉइंट से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पास होती है, तो उन वेव्स को सुपर इंपोज कहा जाता है। प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन, और जो एम्पलीट्यूड होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टिंग वेव्स का, वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। तो बेटा पहले इसे समझना है, तब हम आगे कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। तो क्या है बेटा, इट स्टेट्स दैट when two or more waves passing through the same point or intersect at the same point in a regular interval of time, then waves are said to be superimposed. And principle is known as superposition. The displacement of resulting wave is always equals to the sum, the vector sum of the displacements
of individual waves. That means y equals to beta y1 plus y2 plus and so on up to yn. ये बेटा, और ये दो तरह के होते हैं बेटा. There are two types. दो तरह का बेटा सुपरपोजिशन होता है. पहला बेटा कंस्ट्रक्टिव. बेटा एक सेकेंड जरा. हेलो, नहीं आने वाला तो अभी. अरे बेटा चलो मैं यहाँ से जाऊंगी. अंजलि, अंजलि. तो बेटा क्या था, दो तरह का होता है. तो एक तो होता है क्या, पहला कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. when two or more waves superimposed in the same phase during superposition, then superposition is known as कंस्ट्रक्टिव. कैसे बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये बेटा टाइम है. एक वेव बेटा ये थी, दूसरी वेव बेटा ये थी, तो जो तीसरी वेव होगी बेटा उसका एम्पलीट्यूड इनसे ज्यादा होगा. ये बेटा डिस्प्लेसमेंट y1 था, ये y2 था, तो ये बेटा y. तब यहां जाकर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2. कंस्ट्रक्टिव. आप किसी भी फोटोग्राफ को देखते हो, आप टीवी देखते हो, आप कोई मूवी देखने जाते हो, वहां पर जितने भी ब्राइट पोर्शन होते हैं, जो भी आपको अपने फेस में एक ब्राइटेस्ट पोर्शन नजर आता है, वो ब्राइट पोर्शन हमेशा रिजल्ट होता है किसका, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का. वेव, वही वेव ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड देंगी, ज्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी देंगी, ज्यादा इंटेंसिटी देंगी, जिनका
तो बेटा वही वेव जो ब्राइटनेस यदि आपको देखनी है तो वो भी एक ही फेज में होनी चाहिए वेव, और सुपर इम्पोज होके जितना उनका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था उससे बड़ा डिस्प्लेसमेंट को देंगे। यदि यही वेव अपोजिट फेज में चली जाए, अपोजिट फेज की वजह से ये डिस्ट्रक्टिव होगा, दैट मींस एम्पलीट्यूड को मिनिमाइज कर देगा, और एम्पलीट्यूड मिनिमाइज हुआ तो बेटा डिस्प्लेसमेंट या इंटेंसिटी भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो यदि आपको ब्राइटेस्ट पोर्शन चाहिए तो वेव सेम फेज में सुपर इंपोज करिए, और यदि आप डार्क पोर्शन चाहते हो तो बेटा जी हमें अपोजिट फेज में वेव देखना होता है। अब आप देखो टीवी की इंजीनियरिंग देखो, आप किसी भी ऐप की इंजीनियरिंग देखो, आप किसी सेल फोन की इंजीनियरिंग देखो, कि जब हमें किसी फोटो को खींचना होता है जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं कितने मेगापिक्सल का है, मेगा मतलब एक पिक्चर को क्लिक करने के लिए 10⁻⁶ ऑर्डर के पिक्सल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होंगे, इतनी नंबर ऑफ वेव सुपर इंपोज करेंगे, और उनके सुपर इंपोजिशन से कुछ नंबर ऑफ पिक्सल जनरेट होंगे, कुछ एक पिक्चर्स जनरेट होंगी, और वो पिक्सल का कॉम्बिनेशन होती है जो हम एक पिक्चर या किसी कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा ये तो था कंस्ट्रक्टिव। बताओ गुनगुन कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टिव क्यों यूज करते हैं बेटा? ये आगे जरूरी है, जब मैं इंटरफेरेंस पढ़ूंगा इनके बिना नहीं पढ़ सकता बेटा। गुनगुन कोई दिक्कत बेटा? अंजलि, ब्रेविस? No, sir. No, sir. दूसरा आता है बेटा डिस्ट्रक्टिव। आप देखोगे जब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और कोहेरेंट सोर्स भी जब मैं लूंगा, तो उसमें बेटा आपको देखना पड़ेगा, हर बार मैं दो केस निकाल के रखूंगा, एक कंस्ट्रक्टिव एक बेटा डिस्ट्रक्टिव। और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है वो इसलिए कि जो आप एक इमेज के दिखा रहे हो, एक जो इमेज बना रहे हो, उसमें कितना पोर्शन ब्राइट है और कितना पोर्शन डार्क है। तो ये बेटा जो मैंने कंस्ट्रक्टिव की बात की थी, इसे मैं ब्राइट भी कहता हूं, ब्राइट। अब बात करें बेटा डार्क की, तो डार्क में क्या होगा बेटा? यहां पर उसे कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। when two or more waves superimposed during opposite phase then superposition is known as destructive और डार्क। यहां पर कैसे फ्रिंज बनती है बेटा? डार्क। और ये सिचुएशन बेटा कहां जनरेट होगी? ये मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट था, ये दो वेव्स थी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये बेटा टाइम। एक वेव बेटा ये, एक वेव इसके अपोजिट फेज में थी,
और इस सुपरपोजिशन में जो रिजल्टिंग वेव होगी बेटा, और यहां पर बेटा लिखेंगे वही y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, बट एक्चुअल में यहां पर अपोजिट फेज की वजह से एंगल क्या होगा बेटा, 180 डिग्री आ जाता है। तो जो एम्पलीट्यूड जो प्लस होने वाला था वो माइनस हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल विश्वास रखिए, आप आगे भी बढ़ेंगे। जब मैं किसी कैमरे से मैं कोई पिक्चर क्लिक करता हूं, फोटो क्लिक करता हूं या मैं वीडियो बनाता हूं, उस टाइम अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उतनी नंबर ऑफ वेव वहां पर सुपर इम्पोज होगी। हमारी बॉडी है, उस बॉडी से जो लाइट निकलेगी, लाइट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेव, वो वेव वहां पहुंचेंगी। पहुंचने के बाद वो कितनी सुपर इम्पोज होती हैं, किस रेशो में सुपर इम्पोज होती हैं, वो बेटा डिसाइड करता है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। आपके पास भी सेल फोन है, आपके पास टीवी है, आप चाहे तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। ब्राइटनेस तभी बढ़ेगी बेटा कि जो वेव पहले डिस्ट्रक्टिव फेज में थी, आपने उन्हें कंस्ट्रक्टिव फेज में कर दिया। ऐसे ऑप्शन टीवी में अवेलेबल होते हैं, ऐसे ऑप्शन फोन में अवेलेबल होते हैं। जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो वहां पर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और डार्कनेस को ब्राइटनेस में, तो ये हो गया। और ब्राइटनेस को डार्कनेस में बदलना हो तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव हो रहा था उसे मैं डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट कर देता हूं। तो एक बच्चे के लिए सुपरपोजिशन जस्ट ए प्रिंसिपल है, और दूसरा बच्चा, जब मैं इंटरफेरेंस में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की बात करूंगा तो आपको तब महसूस होगा, अरे ये तो केवल गेम ही सुपरपोजिशन का था। वेव तो बेटा वही है। जैसे आप एक म्यूजिक सिस्टम को मान के चलो, म्यूजिक जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट तो पर्टिकुलर वही रहते, पर वो वेव को किस तरह से सुपर इम्पोज करा के एक नई नई बीट आपको देते हैं, एक नया नया म्यूजिक देते हैं। जो फोटोग्राफर होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर इमेज को एक अलग ही ढंग से पेश करेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ओनली सुपरपोजिशन, कि वो उन वेव्स को किस तरह से सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं। बस इतनी सी सिचुएशन होती है बेटा। तो आप इस सुपरपोजिशन को बहुत लाइटली नहीं ले सकते। जिस बच्चे को मेरी ये सारी बातें याद रहेंगी, जब मैं इंटरफेरेंस पढ़ा रहा हूंगा, जब मैं डिफ्रेक्शन पढ़ा रहा हूंगा, तो आपको लगेगा हाँ भाई बनती है, कंस्ट्रक्टिव भी बनती है, डिस्ट्रक्टिव भी बनती है। तो बेटा इन बातों को समझना जरूरी है, नहीं तो बच्चा, मैंने शुरू में कहा था कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में क्या करना था। अब बात आती है बेटा 5 नंबर के टॉपिक शुरू होते हैं यहां पर। सबसे पहले 5 नंबर का टॉपिक है कोहेरेंट सोर्स। दूसरा होगा बेटा इंटरफेरेंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोनों ही लेंथी टॉपिक हैं, जरूर आने वाले होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स इन पर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोहेरेंट सोर्स की। काफी बड़ा टॉपिक है, और ये पूरा का पूरा हर टॉपिक में जो आगे वाले उनमें एज इट इज इंप्लीमेंट होगा। तो कोहेरेंट सोर्स बेटा 5 मार्क्स का देखो टॉपिक आता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बात करो बेटा। सर ये दोनों एक बार फिर से समझा दो। है बेटा, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, एक बार फिर से बता दो। बेटा मैंने कहा था सुपरपोजिशन 2 तरह का होता है।
एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। जितनी भी वेव है जब वो सेम फेज में चलती हैं और सेम फेज में चलते हुए यहां से ये दो वेव थी एक ही फेज में चलते हुए जब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक यहां एक यहां, तो इनका रिजल्टेंट भी उसी फेज में रहेगा और एम्पलीट्यूड पहले दोनों के मुकाबले बढ़ गया। जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो उन्हें कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, मतलब वो ब्राइटर होंगी, वो ब्राइटनेस बढ़ाने वाली होंगी। और जब बेटा ये अपोजिट फेज में हो जाती है, एक वेव ऐसे गई, दूसरी वेव बेटा इधर से आई, जब दोनों अपोजिट फेज में होती हैं तो अपोजिट फेज की वजह से उनका एम्पलीट्यूड छोटा हो गया और एम्पलीट्यूड छोटा होने से क्या होगा, उसकी ब्राइटनेस कम हो गई, इसलिए उन्हें हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं या बेटा डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं। अनुष्का, ओके सर, आ गया समझ में। तो बेटा देखो 3 मिनट बची हैं फिर भी, तो अभी तो आप यहां तक देखें बेटा, और नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा कंस्ट्रक्टिव, उसके न्यूमेरिकल वगैरह और इंटरफेरेंस। आगे की पूरी चैप्टर ही बड़ा अच्छा है और बेटा बात को साथ साथ समझते चलेंगे, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बेटा आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बच्चे भी आज कम ही जुड़े हैं, 17-18 बच्चे जुड़े थे, जिनमें से 10-12 बच्चे बचे हुए हैं बेटा। तो थर्सडे की क्लास में बेटा हम करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर, नमस्ते। नमस्ते।